हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था बेसिक मशीन टूल्स, उसके क्लासिफिकेशंस और सम मशीन टूल्स के मटेरियल्स के क्लासिफिकेशंस डिस्कस किया था। तो बेसिकली हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स अबाउट द कटिंग टूल्स। अभी तक हमने टूल मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया था कि वो कितने प्रकार के होते हैं। अब हम कटिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं, उसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स। टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स को हम बेसिकली जिस एज से वो कटिंग करता है, जो मेजर कटिंग एज होती है उसको हम बोलते हैं कटिंग एज, जिससे आपका कटिंग होता है। तो कटिंग टूल को उसके हिसाब से हम उसके आधार पे क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। नंबर 1 इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, नंबर 2 इज डबल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होगा उसमें जो एक मेजर एज होगी या पॉइंट होगा उसी से कटिंग होगी। जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपके जो टर्निंग टूल्स होते हैं, शेपिंग टूल्स होते हैं, प्लानिंग टूल्स होते हैं, स्लॉटिंग टूल्स होते हैं, बोरिंग टूल्स होते हैं, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं जिसमें एक ही एज से कटिंग होती है। फिर उसके बाद डबल पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं या मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल्स भी होते हैं। तो डबल पॉइंट को आप ड्रिल्स बोलते हैं, मल्टीपल पॉइंट जिसमें दो से अधिक कटिंग टूल्स होते हैं। कटिंग एजेस होती हैं जैसे आपका मिलिंग हो गया, मिलिंग कटर्स हो गया, ब्रोचिंग टूल्स हो गया, हॉप्स हो गया, गियर शेपिंग कटर्स होते हैं। तो उसमें कई एजेस होती हैं जहाँ पे आपकी कटिंग होती है। तो बेसिकली तीन तरीके से हमने कैटेगराइज किया, सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट। तो ये बेसिकली यहाँ पे है बाय मिस्टेक। तो सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट, मल्टी पॉइंट। तो अब आप लोग को ये कटिंग टूल का क्लासिफिकेशन समझ में आया। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सिंगल पॉइंट को बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपने PT 1 में पढ़ा भी होगा। तो बस जस्ट रिकैप्चुलाइजेशन है, बस रिवाइज कर रहे हैं हम थोड़ा सा। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ये आपने पढ़ा होगा। ये टूल है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपने PT 1 में या PT 2 में आई थिंक पढ़ा होगा। तो ये आपका जो है ये आपका फेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, शैंक बोलते हैं। ठीक है, इस सरफेस को हम शैंक बोलते हैं जिसमें हम कुछ भी सरफेस को छेड़ते नहीं हैं। इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ये आपका आपका शैंक हो गया। और ये जो पोर्शन है ये आपको हम इसको बोल रहे हैं फेस है। फिर ये पोर्शन एंड फ्लैंक है। तो इस तरीके से सारे नेमिंग दे रखे हैं। इसमें जो डिफरेंट एंगल्स हैं वो भी दे रखा है। ये आपकी नोज़ रेडियस है और यहीं जो एंगल बनाएगा वो एंड रिलीफ एंगल है। और ये जो एज है आपकी ये साइड कटिंग एज है। ये वाली जो एज आ रही है यहाँ से ये आपकी कहलाती है साइड कटिंग एज। ठीक है, और ये जो एज आ रही है इसको हम बोलते हैं एंड कटिंग एज। ठीक है, तो दो एंड कटिंग एज है और एंड कटिंग एज में जो एंगल बन रहा है ये उसको हम बोलते हैं एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है, ये आपका नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको बेस बोलते हैं। रेक एंगल जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एंगल बना रहा है दैट इज़ द रेक एंगल। ये इसको हम बोलते हैं साइड रेक एंगल। और ये इधर से जो एंगल बना रहा है इसको हम बोलते हैं बैक रेक एंगल। और यहाँ पे जो रिलीफ एंगल है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना है इसको हम बोलते हैं रिलीफ एंगल। तो इस तरीके से डिफरेंट इसके टर्मिनोलॉजी है। इसको हम जैसे मशीनिंग जब हो रही है इस पिक्चर से देख सकते हैं। तो जब मशीनिंग होगी तो ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, वर्क पीस में आगे बढ़ेगा, अप्रोच करेगा तो जो मटेरियल निकलेगा वो चिप्स के फॉर्म में ऐसे निकलता है, इस सरफेस पे ऐसे टच कराते हुए जाता है। तो चिप का जो मोशन होगा कुछ ऐसे है। ये ओरिजिनल फेस है, ये आपका वर्क पीस है, नया फेस मिल गया हमें। तो मोशन का टूल रिलेटिव टू द वर्क पीस ऐसे हो रहा है। तो ये आपका फ्लैंक हो गया और ये रेक फेस हो गया जिसके ऊपर से चिप आपका निकल रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शियर डेफॉर्मेशन। तो अब आप लोग को ये समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। शैंक क्या है, अपर ये कह सकते हैं द पोर्शन ऑफ द टूल बिट विच इज़ नॉट ग्राउंड टू द फॉर्म कटिंग एजेस, जिसमें हम कटिंग एज नहीं बनाते हैं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शैंक बोलते हैं, जो मैंने बताया था ये वाला पोर्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका फेस। फेस का क्या मतलब होता है, द सरफेस अगेंस्ट विच द चिप स्लाइड्स अपवर्ड, यानी जिसको हमने रेक फेस बोला है, जिसके ऊपर से चिप आपका निकलता है ऊपर की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। ये आपका फेस है। ठीक है,
तो अब आप लोग को ये समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं फ्लैंक की। द सरफेस विच फेस द वर्क पीस, जो वर्क पीस को फेस करता है उसको हम बोलते हैं सरफेस। ठीक है, दो सरफेस होते हैं एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, इसको एक को बोलते हैं प्रिंसिपल फ्लैंक और दूसरे को बोलते हैं ऑक्सिलरी फ्लैंक। तो ये देख सकते हैं, ये जो सरफेस है ये वर्क पीस को सामना करेगा, यही वाला वर्क पीस को जो सामना करेगा उसी को हम बोलते हैं फ्लैंक बोलते हैं। अब हील क्या है? द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द साइड कटिंग एज, उसको हम क्या बोलते हैं? हील बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नोज रेडियस है। नोज रेडियस क्या है? द कंजक्शन ऑफ द साइड कटिंग एज एंड द एंड कटिंग एज, इट प्रोवाइड द स्टैंडिंग ऑफ द टूल। एक शार्प कॉर्नर नहीं, एक छोटा सा हमें रेडियस दे देते हैं साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज के बीच में, तो उसको हम बोल देते हैं रेडियस, नोज रेडियस। बेस तो मैंने दिखाया था सैंक के जो नीचे होता है। हील भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये हील जो है आपका, ये वाला पोर्शन है साइड कटिंग एज का, जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये आपका कहलाता है हील। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। बेस भी ये मैंने दिखाया था आपको, तो ये हमने कवर अप कर लिया है। अब हम बात करते हैं आगे कुछ एंगल्स की। इसके रेक एंगल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसको फाई या गामा से दिखा सकते हैं आप। एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सरफेस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, एक रेफरेंस प्लेन ले लिया है, उससे जो एंगल बन रहा है उसको क्या हम बोलेंगे? रेक एंगल बोलेंगे। ठीक है, रेक फेस से। फिर उसके बाद क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल क्या है? इसमें देख में भी दिखाया हो रेक एंगल, ये देख सकते हैं साइड रेक एंगल। एक रेफरेंस प्लेन ले लिया है और ये रेक फेस है, और एक फेस से और रेफरेंस प्लेन ये आपने ले लिया, ऐसे ये पूरा का वर्टिकल प्लेन है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? रेक एंगल। अब उसी तरीके से हमने जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, रेक एंगल को हमने, उस रेक एंगल के बाद हमने डिस्कस किया क्लियरेंस एंगल। तो क्लियरेंस एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द क्लियरेंस और फ्लैंक सरफेस फ्रॉम द फिनिश सरफेस। फ्लैंक सरफेस और फिनिश सरफेस के बीच का एंगल बोल सकते हैं, या क्लियरेंस और फ्लैंक के बीच का एंगल। मैं दिखा देता हूँ आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो वो आपका क्या कहलाता है? क्लियरेंस एंगल कहलाता है। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो रिलीफ है, ये रिलीफ एंगल है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस दिया जाता है, इसमें मैं भी पिक्चर में नहीं दिखाया है, जस्ट अ सेकेंड। सो इस पिक्चर में स्टूडेंट्स नहीं दिखा रखा है। तो बेसिकली होगा क्या? क्लियरेंस एंगल, एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द क्लियरेंस और फ्लैंक सरफेस फ्रॉम द फिनिश सरफेस, यानी फ्लैंक सरफेस और फिनिश सरफेस के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे? क्लियरेंस एंगल बोलेंगे। तो फ्लैंक सरफेस मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है आपको, और फिनिश सरफेस यानी कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये आपका फ्लैंक सरफेस यहाँ पे होगा और ये आपका फिनिश सरफेस है, इसके बीच जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे? क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल। और ये आप बुक में को भी, पीटी के बुक में भी रेफ़र कर सकते हो, उसमें देख सकते हैं, उसमें और भी पिक्चर्स होंगे जिसमें क्लियरेंस एंगल दिखा रखा होगा। तो ये जस्ट रिकैप्चुलाइजेशन है, थोड़ा सा मेमोराइज कर रहे हैं, और क्योंकि ये सिलेबस में इसलिए हमें ये पढ़ना भी है। उसके बाद हम रेक एंगल की बात करते हैं। रेक एंगल इज़ प्रोवाइडेड फॉर द ईज ऑफ द चिप। क्यों हम देते हैं रेक एंगल? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये जो लाइन है, ये तीनों पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स, ये ज़रूर याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि रेक एंगल पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, इस तरीके से ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेक एंगल इज़ प्रोवाइडेड फॉर द ईज ऑफ द चिप फ्लो। रेक एंगल किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? ताकि चिप जल्दी आसानी से फ्लो हो सके, निकल सके, इसलिए हमने रेक एंगल दिया जाता है। तो ये याद रखेगा रेक एंगल क्यों दिया जाता है? ताकि चिप का फ्लो आसानी से हो सके एंड ओवरऑल मशीनिंग भी हो सके। उस हिसाब से रेक एंगल में भी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो। तो ऐसे अगर मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया रेक एंगल क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या तीनों हो सकता है, या नन हो सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन होता है। तो रेक एंगल तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हर एक का एडवांटेज है, हर एक का सिग्निफिकेंस है। तो अगर पॉजिटिव रेक एंगल है, इसका मतलब क्या है? इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट, 10 कटिंग पावर रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली पॉजिटिव अगर रेक एंगल है तो पावर कम लगेगा, कटिंग पावर, क्योंकि वो कटिंग फोर्स को कम कर देता है। ठीक है, तो उसके में कटिंग फोर्स को कम करने में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव एंगल को बोलते हैं, कटिंग पावर कम लगती है इससे। जीरो रेक क्या होता है?
टू सिंप्लीफाई द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द फॉर्म ऑफ द टूल। तो बेसिकली सिंपल डिज़ाइन के लिए या सिंपल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो टूल बनाते हैं उसमें जीरो रेक एंगल देते हैं और इजी होता है डिज़ाइन करने में भी, तो इसके लिए हम बोलते हैं वो जीरो रेक एंगल। फिर उसका नेगेटिव रेक एंगल, ये किस लिए दिया जाता है, कहीं कहीं जगह हर जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो टू इंक्रीज द एज स्ट्रेंथ, एज की स्ट्रेंथ को, यानी कि जो आपकी एज है उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और टूल की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम नेगेटिव रेक एंगल देते हैं। तो दीज आर सम सिग्निफिकेंस कि ये क्यों क्यों दिया, कब और क्यों दिया जाता है। तो होप आप लोग को एंगल्स का क्लासिफिकेशन और एंगल का जो है जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली आपने PT1 में भी या PT2 में भी पढ़ रखा होगा। अब हम कटिंग टूल को कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग बेसिस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं। तो पहला बेसिस है तो था, हमने देखा था कि कटिंग एज के हिसाब से। दूसरा बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिंग अप ऑफ द कटिंग टूल, यानी कटिंग टूल को हम कैसे सेट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम क्लासीफाई, उसके आधार पे भी हम इसको वर्गीकृत करते हैं। तो उसके आधार पे हम तीन तरीके से वर्गीकृत करते हैं। पहला है प्रीसेट टूल, दूसरा है क्वालिफाइड टूल, तीसरा है सेमी क्वालिफाइड टूल। तो देखते हैं प्रीसेट टूल क्या होते हैं, क्वालिफाइड टूल्स क्या होते हैं, वन बाय वन देखते हैं। तो सेटिंग ऑफ द टूल्स इन एडवांस एट अ प्लेस अवे फ्रॉम द मशीन टूल और ऑफलाइन इन स्पेशल होल्डर इज नोन एज प्रीसेट टूल। प्रीसेट टूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मतलब क्या हुआ कि टूल्स को एडवांस में एक जगह पे मशीन टूल से थोड़ी सी दूर पे रखा जाता है स्पेशल होल्डर में, तो वो होते हैं प्रीसेट टूल, जो मशीन टूल में नहीं लगाए जाते लेकिन टूल्स को एडवांस में हम रखते हैं एक ऐसी जगह पे मशीन टूल से थोड़ा सा अलग, मशीन ऑफलाइन ये बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेशल होल्डर में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीसेट टूल। जैसे भी जब भी ज़रूरत हो उस समय उसको निकाला जाता है, जैसे नाम से भी पता चल रहा है प्रीसेट टूल। प्रीसेटिंग डिवाइस इज यूज टू प्रीसेट द एक्सियल एंड रेडियल पोजीशन ऑफ द टूल टिप ऑन द टूल होल्डर। तो टूल होल्डर में, जो स्पेशल टूल होल्डर है, उस टूल होल्डर में एक प्रीसेटिंग डिवाइस लगाई जाती है ताकि प्रीसेट उसकी जो एक्सियल और रेडियल पोजीशन है, एक्सियल मतलब एक्सिस में और रेडियल मतलब एंगुलर डायरेक्शन में उसकी जो स्थिति है, उसकी स्थिति को, टूल टिप की स्थिति को वो मूव करा सके। इसलिए यूज़ किया जाता है, इसमें प्रीसेटिंग डिवाइस लगाई जाती है ताकि उसके मूवमेंट को ये कंट्रोल कर सके। फिर उसके बाद वंस दिस इज डन, जब ये हो जाता है, द टूल होल्डर इज रेडी टू माउंटेड ऑन द मशीन। टूल होल्डर जो है रेडी हो जाता है ताकि हम मशीन पर उसको लगा सकें, और फिर उसके बाद एक जैसी डायमेंशन चाहिए वैसी प्रोड्यूस कर देता है। तो जब कटिंग करने से पहले हम प्रीसेट करते हैं टूल को प्रीसेटिंग डिवाइस से, फिर वो एक्सियली मूव करके, फिर जब ये सारे पोजीशन सेट हो जाता है, पहले से सेट कर देते हैं, प्रीसेट कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे टूल होल्डर को पहुंचाते हैं। टूल होल्डर रेडी हो जाता है, फिर उसको माउंट किया जाता है मशीन पे, और फिर आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो पहले डायरेक्टली हम टूल को नहीं लगाते, पहले हम उसको टूल को प्रीसेट करते हैं, ठीक है। टूल लेंथ एंड टूल डायमीटर कंपनसेशन। टूल लेंथ डायमीटर, टूल कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम वर्क पीस के हिसाब से थोड़ा सा हम कंपनसेशन देते हैं जितना टूल का डायमीटर है। जैसे हम मशीनिंग करेंगे, जैसे आप CNC के पार्ट प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम कंपनसेशन थोड़ा सा देते हैं ताकि वो वर्क पीस को ख़राब ना कर सके, थोड़ा सा दूर रहे, ठीक है। तो टूल लेंथ और टूल डायमीटर कंपनसेशन फैसिलिटीज अवेलेबल इन द प्रेजेंट डे CNC मशीन। तो ये ऑप्शन होता है टूल लेंथ देना और कंपनसेशन देना, वो पार्ट प्रोग्रामिंग में देखेंगे भी। है ब्रॉट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्री सेटिंग, इसलिए प्री सेटिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि प्री सेटिंग का मतलब क्या हुआ, CNC मशीन में भी हम प्री सेटिंग करते हैं। इसका मतलब हमें कुछ प्री सेटिंग करके हम मतलब टूल को सेट कर लेते हैं। जैसे आपका मान लीजिए टूल को कंपनसेशन देना है, थोड़ा सा क्लियरेंस देना है, टॉलरेंस देना है, तो वो सारी चीज़ें हम पहले से कर लेते हैं, इसलिए CNC मशीन में इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है प्रीसेट टूल्स का। अब द एक्चुअल पॉइंट इज टू बी प्रोग्राम इन अ CNC पार्ट प्रोग्राम इज द टिप ऑफ द टूल वेयर द एक्सिस विल बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू नोन पॉइंट इन द स्पिंडल। तो मेन जो फंक्शन होता है प्रोग्रामिंग, जब प्रोग्रामर बनाता है तो ये फंक्शन होता है कि टिप जो है टूल का वो कैसे एक्सिस में मूव करेगा। जो नोन पॉइंट है कि कोई नया नोन पॉइंट है कि ये आपका जो ओरिजिन है, उसके हिसाब से टूल आपका स्पिंडल में मान लीजिए कोई नोन पॉइंट है, उसके हिसाब से आपका कैसे मूव करेगा, वही प्रोग्रामर का मेन फंक्शन होता है, वही एक्चुअल पॉइंट होता है।
तो जैसे एग्जांपल में सेंटर ऑफ द स्पिंडल इन केस ऑफ द मशीन सेंटर्स, इसका जैसे मशीन सेंटर्स का जो स्पिंडल का जो सेंटर होता है मशीन सेंटर में, वो एक्चुअल पॉइंट होता है, उसी को हम दिमाग में रख के प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम बनाता है। It becomes therefore necessary to know precisely the deviation of the tool tip from the gauge point on the spindle। तो गेज पॉइंट मतलब जैसे सेंटर पॉइंट हमने मान लिया, स्पिंडल का कोई सेंटर पॉइंट है, तो हम इस पे इसके हिसाब से हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि टूल का जो टिप है उसका डेविएशन, यानी कि कोई इधर उधर तो नहीं हो रहा है टूल की टिप का मूवमेंट, किसके आधार पे, गेज पॉइंट के आधार पे। तो एक हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि ये भाई गेज पॉइंट है, ये सेंटर है, उसके आधार पे हम उसकी टूल की टिप को निर्धारित करेंगे कि वो देखेंगे, उसको चेक करते रहेंगे कि कहीं डेविएट तो नहीं कर रहा अपनी पथ से, डेविएशन का मतलब विचलन तो नहीं हो रहा उसका। तो इस तरीके से ये प्रीसेट टूल का काम होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रीसेट टूल देख सकते हैं यहाँ पे, टूल ऑफसेट डिटर्मिनेशन इन सीएनसी मशीन। तो टूल ऑफसेट डिटरमाइन कर रहे हैं सीएनसी मशीन में। तो ये आपका टूल है, ये आपका प्रीसेटर्स है, इसमें आपका जो है टूल के ऑफसेट को चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये इसको हम बोल सकते हैं प्रीसेट टूल्स। ये हमने इस जो टूल यहाँ पे लगा हुआ है उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है। चलिए क्वालिफाइड टूल्स की हम बात करें तो क्वालिफाइड टूल्स क्या होते हैं? द टूल विच फिट्स इनटू अ लोकेशन ऑन द मशीन। टूल्स जो होते हैं जो लोकेशन, मशीन की लोकेशन पे फिट किए जाते हैं, प्रीसेट नहीं किए जाते, उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड टूल्स। वेयर इट्स कटिंग एजेस एक्यूरेटली पोजीशन विद द क्लोज लिमिट। इसकी जो कटिंग एज होती है क्लोज लिमिट के साथ इक्वली स्थित कर दी जाती है, रिलेटिव टू द सम डेटम पॉइंट। टूल होल्डर का एक पॉइंट ले लिया जाता है या स्लाइड है, उसके हिसाब से हम उसकी कटिंग एज को एक्यूरेटली उसका स्थिति निर्धारित कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड टूल्स। ठीक है, इसको ये प्रीसेट टूल से अलग है, मतलब डायरेक्टली मशीन पे इसका लोकेशन दिया जाता है। द कटिंग टूल्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। जो कटिंग टूल्स होते हैं, क्वालिफाइड कटिंग टूल्स होते हैं, ये सारे रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर होनी चाहिए। टूल्स नीड नॉट टू बी मेजर इंडिविजुअली। टूल्स को हमने मापा नहीं, अलग अलग करके मापा नहीं जाए, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। नो प्रीसेटिंग डिवाइस इज यूज। तो क्वालिफाइड टूल्स में कोई भी प्रीसेटिंग डिवाइस की नहीं ज़रूरत होती है। द डायमेंशन ऑफ द टूल होल्डर विच आर फिक्सड एंड आर नोन। जो डायमेंशंस है टूल होल्डर की वो फिक्स होती है और वो पता होती है। सेटअप टाइम इज़ रिड्यूस। सेटअप टाइम कम लगता है क्योंकि प्री सेटिंग की ज़रूरत नहीं होती इसमें। कंट्रोल डायमेंशन ऑफ द टूल आर नॉमिनल एंड फिक्स्ड। कंट्रोल जो डायमेंशंस हैं वो टूल की वो एक नॉमिनल होती है और फिक्स होती है। हायर कंट्रोल और रीशार्पनिंग, हायर कंट्रोल ऑन रीशार्पनिंग। रीशार्पनिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। जब हम टूल को रीशार्प करते हैं, जब उसके जो एजेस हैं वो ब्लंड हो जाती हैं, तो हम उसको रीशार्प करते हैं। जैसे आपकी कोई भी टूल है उसको क्या करते हैं, हम घरों में जैसे कोई भी चाकू है उसको घिस करके उसको रीशार्प करते हैं, तो वही चीज़ है रीशार्पनिंग। तो एग्जांपल जैसे ड्रिलर्स है, रीमर्स है। कटर्स, कटर फॉर बेटर साइज कंट्रोल। कटर लगा होता है, मतलब क्वालिफाइड टूल को बनाने के लिए कटर जो यूज़ करते हैं वो बेटर साइज़ का होता है, जैसे एंड मिल्स हो गया, टीमर्स हो गया। चिप ब्रेकिंग फैसिलिटीज इनकॉर्पोरेटेड इन टूल। चिप ब्रेकिंग फैसिलिटी मतलब चिप जो है टूट टूट के निकले, ऐसी फैसिलिटी होती है टूल में, ताकि जो आपका फेस है टूल का वो ख़राब ना हो, ज़्यादा हीट उस पर ना प्रोड्यूस हो। फिर उसके बाद इम्प्रूव्ड डिज़ाइन। तो इम्प्रूव डिज़ाइन, इम्प्रूव डिज़ाइनिंग, इम्प्रूव्ड डिज़ाइन, डिज़ाइन आपकी इम्प्रूव होती है, जस्ट सिली मिस्टेक ऑफ द टाइपिंग। सो दीज आर द सम क्वालिफाइड टूल्स। फिर उसके बाद हमने देखा प्रीसेटिंग टूल्स। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स सेमी क्वालिफाइड टूल्स। सेमी क्वालिफाइड टूल्स क्या होते हैं? द क्वालिफाइड टूल्स विच कैन बी एडजस्टेड टू द डायमेंशन बाय यूजिंग द सेवरल एडजस्टेबल बटन्स। तो बेसिकली ये जैसे क्वालिफाइड टूल्स में पूरा का पूरा ऑलरेडी सेट होता है, इसमें क्या करते हैं हम उसकी एजेस को, उसकी डायमेंशन को, टूल को सेट करते हैं कुछ बटन लगा के बट टूल शैंक पे, तो उसको हम बोलते हैं सेमी क्वालिफाइड टूल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ बटन्स लगे हुए हैं, यहाँ पे उसकी सहायता से हम टूल को सेट करते हैं। ये आपका टूल है, उसको हम सेट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये बटन्स लगे हुए हैं, यहाँ पे हम टूल्स को सेट करते हैं ऐसे ऐसे।
ठीक है। तो दीज टूल्स डिमांड रेगुलर मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन फॉर एक्यूरेट डायमेंशनिंग। तो एक्यूरेट डायमेंशनिंग के लिए हम इसमें रेगुलर मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन करते रहते हैं। सो दीज आर द सेमी क्वालिफाइड टूल्स। तो होप आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया हो टूल का क्लासिफिकेशन, और समझ में आया है और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कोई भी डाउट आता है तो क्वेश्चन को आप पुटअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या गूगल क्लासरूम में जुड़ के पूछ सकते हैं। और गूगल क्लासरूम में ज़रूर जुड़ जाएं। और गूगल क्लासरूम कैसे जुड़ें, उसमें असाइनमेंट कैसे सबमिट करें, वो पीडीएफ नोट्स कैसे मिलें आपको, वो सारी का उस चीज़ के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं अगर जिसको गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट सबमिट करने में या और किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो। और असाइनमेंट जो दे रहा हूँ उसको ज़रूर सबमिट करें, ताकि आपका उसी के हिसाब से इंटरनल इवैल्यूएशन होगा, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पे तो हम इंटरनल को एग्ज़ाम ले नहीं सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे होम, बी सेफ।